हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल भगवान सिंह क्लासेस पर। आज जो आपका ये दूसरा पार्ट है आपके प्राचीन भारत का दूसरा पार्ट है, क्योंकि पहले पार्ट में हमने आपको पाषाण काल के दो काल बता दिए थे। जैसे कि हमने पाषाण काल को दो भागों में बांटा था। एक हमारा पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था और नव पाषाण काल था। तो हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में आपको और उसके अलावा बेसिक जानकारी जो थी हमने अपने पहले वाले लेक्चर में दी थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं इसका, उसके अंदर हम नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे थे कि पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल को जो मानव था वो एक तरह से जैसे बताया था मैं कि मनुष्य इज इक्वल टू जंगली जानवर। वो बिल्कुल जंगली जानवर की तरह रहता था, उसकी तरह चलता था, उसकी तरह शिकार करके खाता था, उसी की तरह उसका रहन सहन था। जैसे ही मध्य पाषाण काल स्टार्ट हुआ तो उसमें थोड़ा सा उसमें सुधार आया और जो नव पाषाण काल में इसमें काफी ज्यादा सुधार आने वाला है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो तुम्हारे लिए वो नव पाषाण काल ही रहने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, जो चमत्कारी परिवर्तन हुआ, जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे वो सब के सब नव पाषाण काल के अंतर्गत ही हुए थे। तीन कालों में सबसे छोटा काल है, किंतु बहुत से क्रांतिकारी परिवर्तन इसी काल के अंतर्गत हुए थे। कृषि देखो, जो आपका पूरा पाषाण काल था, इनको एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे हम तो कभी भूलने वाले नहीं है। पूरा पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल का जो मानव था जंगली जानवर की तरह रहता था, जीवन अस्थिर था। जैसे ही मध्य पाषाण काल स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर वायुमंडल का बढ़ा तो बर्फ पिघलने लगी और बर्फ की जगह पर हरे भरे मैदान होने लगे, जिससे उन्होंने पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कृषि का जो स्टार्ट माना जाता है वो आपका नव पाषाण काल से ही माना जाता है। तो इस काल का जो मानव था वो कृषि, पशुपालन आपका और स्थायी बसावट और बर्तन और वस्त्र, इस प्रकार इन सभी चीजों का वो इस्तेमाल करने लगा था। अब स्थायी बसावट की तो वजह क्या थी? वो कृषि थी। अब कृषि की वजह से वो एक जगह रुक कर रहने लगा। जब पशुपालन करता था तो पशुओं को लेकर के वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते थे। लेकिन जब से इन्होंने कृषि का आरंभ किया था तो कृषि की वजह से इन्होंने स्थायी बसावट करना शुरू कर दिया था। जब ये लोग एक जगह पर रहने लगे तो झुंड बनाकर रहने लगे, और जब ये झुंड बनाकर रहने लगे तो गाँव का भी और एक कस्बों का इन्होंने विकास करना शुरू कर दिया था। कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्राचीनतम साक्ष्य पश्चिमी एशिया में मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी एशिया की बात करते हैं। पश्चिमी एशिया में कृषि और पशुपालन का संबंध पश्चिमी एशिया से है। इसके अलावा और बात करते हैं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अब प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ तक आपका यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो तीनों में जो काल में माइनस का डिफरेंस था वो मैंने बता दिया कि पहले जंगली जानवर के बराबर, आपका मध्यकाल में पशुपालन शुरू कर दिया था। पहला पालतू जानवर इनका कुत्ता था, और जैसे ही नव पाषाण का स्टार्ट हुआ उन्होंने कृषि की शुरुआत कर दी थी। अब जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब स्टार्ट होते हैं कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से माना जाता है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो यूपी के लहुरा देव से माना जाता है, जहाँ पर उन्हें चावल का प्रमाण मिला था। लेकिन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से माना जाता है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ से गेहूं का साक्ष्य पाया जाता है। तो अब दोनों में प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ से इन दोनों का अपवाद नहीं कहेंगे, ये दोनों ही साक्ष्य हैं। तो फिर यहाँ पर हम अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करेंगे? यदि विकल्प में समझ लीजिए, अगर लहुरा देव नहीं है, अगर लहुरा देव है तो आपको लहुरा देव ही लगाना है। अगर लहुरा देव नहीं है तो फिर आप मेहरगढ़ लगा देंगे। किसके लिए? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए। और ध्यान रखेंगे चावल के बारे में, तो कुछ चावल जब लहुरा देव होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? फिर तो ऑप्शन में होगा नहीं तो क्या होगा? तो चावल का जो प्रमाण मिलेगा वो मिलेगा बेलन घाटी में।
बेलन घाटी में। कहाँ? तो बेलन घाटी स्थित जगह का नाम है कोल्डिवा। कोल्डिवा से माना जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पर भूसी मिली थी, चावल की भूसी मिली थी, इसलिए जो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है वो कोल्डिवा माना जाएगा। और आपका कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आपका बलूचिस्तान के मेहरगढ़ माना जाएगा, जहाँ पर गेहूं मिला था। ये प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके क्वेश्चन में रखे जाते हैं। अब तो हर क्वेश्चन जो कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, हर एग्जाम तुम्हारा एक, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिविल यानी पीटी की तैयारी करनी पड़ेगी, तब भी आप उस एग्जाम को क्रॉस कर पाएंगे। हर एग्जाम अपने आप में कंपटीशन दोस्तों लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, शॉर्ट पढ़ने के चक्कर में ना पड़े। आपको जितना मैं इतना डिटेल तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ये डिटेल अगर देख जाए, अगर आप सिविल एग्जाम में जाएंगे तो ये भी कम पड़ जाएगी, लेकिन आपका पीटी तो इससे निकल ही जाएगा, इतना तो मुझे भरोसा है। हमारे नोट से आपका पीटी तो निकल ही जाएगा। फिर बात करते हैं नवपाषाण काल के उपकरण। तो उपकरण के बारे में आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पहले आपके साधारण थे, दूसरे में क्या थे, थोड़ा सा उन्होंने नुकीलापन कर लिया था, लेकिन अब क्या हत्तेदार कुल्हाड़ी, इनके क्या था हत्तेदार कुल्हाड़ी, क्योंकि अब इन्होंने पत्थर के हथियारों में हत्थे लगाना शुरू कर दिया था। बसूला था, हसिया था, रूखानी था, सिल, छैनी, बर्छी और गदा सिर। इनको ध्यान रखेंगे, ये सब के सब किसके नवपाषाण काल के उपकरण हैं। पशुपालन का विस्तार समझिए। इन्होंने किस प्रकार से पशुपालन का विस्तार किया था? सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया था, उसके बाद भेड़ और बकरी को पालना शुरू किया था, फिर उसके बाद आता है घोड़ा। ये क्रम है इनका पशुपालन का, ध्यान रखेंगे। व्यवसाय क्या करते? नवपाषाण काल का मानव था वो क्या क्या करता था? शिकार करता था। शिकार तो तीनों ही करते थे, आपका पुरापाषाण काल का भी, मध्यपाषाण काल का भी और नवपाषाण काल का मानव, ये तीनों शिकार तो करते थे। मछली और भेड़ पालन, बस इसमें क्या इन्होंने कृषि और भेड़ पालन करना शुरू कर दिया था। बात करते हैं मिट्टी के मध्यभांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था, जिनमें काला और लाल और धूसर रंग के मध्यभांड शामिल हैं। बाद में बर्तनों पर चाक पर बनने लगे थे, कुंभकारी शुरू हो गई थी, क्योंकि नवपाषाण काल में उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया था। इसलिए गांव बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ये मैंने आपको समझा दिया था। दोस्तों आगे चलते हैं, आवास के बारे में बात करते हैं। ये रहते कहाँ थे? जो मोस्ट होगा दोस्तों मैं उसे हाईलाइट करके बताऊंगा, उसको आपको समझ लीजिए, वही मोस्ट है तुम्हारे लिए। तो जैसे कि इसमें अगर बात करें तो ये तुम्हारे लिए मोस्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ से पूरा रहेगा, ये इतना यहाँ तक आवास। ये नवपाषाण काल के जो व्यक्ति थे, जो मानव था, वो कहाँ रहता था? बांस, लकड़ी और मिट्टी से बने घर थे। कहाँ से? मिट्टी और लकड़ी और बांस से ये घर बनाते थे, उसमें रहते थे, मिट्टी से लिपे होते थे और झोपड़ियों में निवास करते थे। ये तो इनकी रहने की जगह थी। और पहले का जो मानव था कहाँ रहता था? वो गुफाओं में रहता था, जानवर गुफा बना लेते थे, उसकी गुफा में रहने लगा था, और कुछ शैलाश्रम में यानी कि जो चट्टान होते थे उन चट्टानों के नीचे रहने लगता था, अपने आप को छुपाता था। फिर इसके बाद में कुछ साक्ष्य कहाँ से क्या क्या मिला ये समझ लीजिए। फिर एक गर्त निवास भी था, यानी जमीन के अंदर घर बना करके रहते थे। अब इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कश्मीर के बुर्ज होम से। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। और बुर्ज होम से एक चीज और मिली है, वो याद रखेंगे, वो मिली है कि कुत्ते के मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, ये भी बुर्ज होम में ही मिला है, ये भी याद रखेंगे। तो बुर्ज होम में दो चीजें मिली आपको, एक तो गर्त आवास मिला और मालिक के साथ कुत्ते को दफना देते हैं, यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाना मिला था। पहिए का आविष्कार हुआ था, इसका ध्यान रखेंगे। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। ये कुछ चीजें ध्यान रख लीजिए, अगर आपको इनमें इंटरेस्ट हो तो आपको याद कर लेना। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में। बाजरा का चीन में मिला है, राई का दक्षिण पूर्व एशिया में और जई का यूरोप में मिला है। अब देख लीजिए उन्होंने हैंडएक्स बनाई कैसे थी, हैंडएक्स कैसी होती है ये समझ लीजिए। एक पत्थर लिया, उसके बाद में उसको थोड़ा सा चट्टान को आकार दिया, तोड़ करके लकड़ियाँ पत्थर के थोड़े से रो धार बनाएगी, इसकी धार बनाएगी, पहना किया गया और नुकीली लकड़ी से या फिर छोटे टुकड़ों को हटाकर धारदार बनाया गया और तैयार कुल्हाड़ी देखो इस प्रकार की होती थी, हाथी की कुल्हाड़ी।
अगर इसको देखेंगे चौड़ी होती थी, अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देती, पैनी होती थी, इसे पकड़ के किसी को भी वो मार सकते थे, और नीचे से ये यहाँ से नुकीली होती थी। इसके बाद देख लीजिए हैंडक से ये पत्थर की कुल्हाड़ी पर ये लकड़ी का हथियार लगाते थे, ये हंसियाँ थी, ऐसे बहुत सारे उनके ये बर्तन हैं, ये सब तुम्हारे नवपाषाण काल के हथियार थे। चलिए दोस्तों, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट हैं वो देख लीजिए। जैसे हमने बुर्ज के बारे में तुम्हें बताया था। बुर्ज अपने आप में क्यों खास है? क्योंकि एक तो यहाँ से गर्त आवास मिला है, दूसरा यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से समझ लीजिए। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिसे हम भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। इसने सबसे पहले मद्रास के पास में क्या ढूंढा था? हैंड एक्स ढूंढी थी। इसे हम पाषाण काल की शुरुआत इन्होंने ही की थी, और वो कब की थी? 1863 में की थी। ये ध्यान रखेंगे इनके रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? एक भूवैज्ञानिक थे। इसके अलावा और देखिए तो भूवैज्ञानिक ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, यानी इसे पाषाणकालीन सभ्यता के खोजकर्ता माने जाते हैं। प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ है, सबसे प्राचीनतम बस्ती, ध्यान रखेंगे। अगर कोई बस्ती मिली है तो वो मेहरगढ़ है। कहाँ पड़ती है? ये बलूचिस्तान में पड़ती है। बुर्ज से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर एक और चीज देखिए, कर्नाटक के पास वेल्लारी जिले में संगनकल्लू नामक स्थान से राख के तीली प्राप्त हुई। कोई खास नहीं है, आगे चलते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण काल के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं, ध्यान रखेंगे। एक मेहरगढ़ अपने आप में क्यों खास है? क्योंकि एक तो ये सबसे पुरानी बस्ती है, सबसे प्राचीन बस्ती है मेहरगढ़। दूसरी खास बात क्या है कि इसमें पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सभी अवशेष यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज कौन था? सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया अनाज था वो था जौ। भारतीय पुरातत्व का जनक, ध्यान रखेंगे। अब ये चीज और आपके लिए थोड़ी सी खास हो जाती है, ध्यान रखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है? वो आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया था। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है तुम्हारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों। अब पाषाण काल की जो खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। चलिए, ये हमारा दोस्तों पाषाण काल में जो मैंने आपको बताई, इतनी बातें काफी है, इससे ज्यादा आपके लिए नहीं आने वाला। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बारे में भी नहीं आता कुछ भी, पर फिर भी हम जब थोड़ा सा जब है तो इसके बारे में कोई चीज हम आपसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। एक यानी कि एक ज्यादा गहराई से नहीं, एक ओवरव्यू तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए ये सीरीज है आपके लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम ये कहते हैं कि आपका पीटी का एग्जाम हमारे इन लेक्चर से आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो हमने पीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किए हैं। चलिए, थोड़ा सा सफर लंबा रहेगा हमारा इतिहास का, लेकिन सफर लाजवाब रहेगा, आप विश्वास कीजिए। ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं। कैल्कोलिथिक कल्चर, इस नाम को याद रखेंगे आप। कैल्कोलिथिक कल्चर, ताम्रपाषाण काल, जिस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का प्रयोग करना प्रारंभ किया था, उसे हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये पत्थर का इस्तेमाल तुम्हारा हो ही रहा है, अब पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो तुम्हारा ताम्रपाषाण, ताम्र माने तांबा और पाषाण माने पत्थर, यानी तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल, इसलिए इसे कहते हैं ताम्रपाषाण काल। इसके अंतर्गत कई संस्कृतियां थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ताम्रपाषाण कालीय संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थी। एक तो भी ये ध्यान रखेंगे, ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत जो भी संस्कृतियां आती हैं वो ग्रामीण संस्कृतियां थी। इसके अलावा जो हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा जो कि उसके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी, वो जो संस्कृति थी
वो तुम्हारी एक नगरीय संस्कृति थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत जो भी संस्कृति आई वो सब कैसी थी, ग्रामीण संस्कृतियां थी। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान में। राजस्थान की बात करते हैं। 2 स्थलों की खोज हुई है राजस्थान में, इंडिया के अंदर ही। ये आहार और बुलंद ये नाम है। अब इनका नाम इसमें संस्कृति में क्यों लिया गया है, क्योंकि आहार का जो प्राचीनतम नाम था वो ताम्रवंती था, अर्थात तांबे वाली जगह। यहाँ पर तांबा मिला था, जब जहाँ पर तांबा मिला था इसलिए हमने इनको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से जोड़ दिया। और गिलिंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। ये दोनों संस्कृतियों, इसलिए इन दोनों जगहों को हमने किससे जोड़ दिया, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से जोड़ दिया। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए अब आता है एक जगह का नाम है नवदा टोली। नवदा टोली इस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। किसका, ताम्रपाषाण काल का, जो इंदौर यानी एमपी के निकट है। यहाँ से मिट्टी बांस फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। तो ध्यान रखिए, अब एक तो ध्यान रखेंगे आप नवदा टोली को किससे संबंधित है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से। और दूसरा क्या याद रखेंगे, इसका जो उत्खनन किया था वो किया था HD साकलिया ने। HD साकलिया याद करेंगे। ये नवदा टोली जो कि इंदौर MP के पास है, MP इंदौर के पास है, इसका उत्खनन HD साकलिया ने किया था। और यहाँ से मिट्टी बांस और घास फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार, यानी चौकोर रूप में और वृत्ताकार मिले हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये जारवे हुआ, जारवे की बात करते हैं। ये जो जारवे दे रखा है, जारवे संस्कृति, ये जारवे नाम की जो संस्कृति है ये तुम्हारी ताम्रपाषाण काल से संबंधित संस्कृतियां हैं। तो जारवे के बारे में थोड़ी सी क्या खास बात है उसे समझ लेते हैं। जारवे संस्कृति के ज्ञात 200 पुरा स्थलों में से गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा है। तो अब देख लीजिए, ये जारवे संस्कृति है, ये भी अपने आप में बड़ी संस्कृति है। इसके 100 स्थलों की खोज की गई है, 200 स्थलों की, जिसमें से जो सबसे बड़ा स्थल है वो है गोदावरी का दायमाबाद। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों को घर के अंदर ही दफनाते थे। जारवे संस्कृति की बात कर रहे हैं। सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में, सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे पाषाण काल में, वो पूर्व और पश्चिम की बात हो रही थी। यहाँ पर उत्तर और दक्षिण की बात कर रहे हैं। सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में जारवे संस्कृति का ध्यान रखेंगे। अर्थात प्राप्त कंकालों में टांगे नहीं मिलती, अर्थात ये टांगे काट करके दफनाते थे। जारवे संस्कृति से आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो दायमाबाद है। ये अपने मृतकों को घर के अंदर ही दफना देते उत्तर दक्षिण दिशा में। और क्या है, जब ये दफनाते थे तो अपने मृतकों की टांगों को काट करके दफनाते थे। ये यहाँ से ये इसके साक्ष्य मिले हैं। नाल से सैलखड़ी पत्थर की बनी मुहर पर पंजे में सर्प दबाई गरुड़ का चित्र मिलता है। कुल्लू संस्कृति के अंतर्गत अलंकृत नारी मूर्तियां तथा तांबे का बड़ा दर्पण प्राप्त हुआ कुल्लू संस्कृति से। अब ये कुल्लू संस्कृति हो गई, एक नाल हो गई। अब ये है क्या, देखिए फिर आगे बात करते हैं। आगे सब कुछ मिलेगा आपको। मालवा में चरखे तथा तकलियां मिली हैं। तकलियां जो सूत काटने के काम आती हैं, वही चरखे और तकलियां मिली हैं। अर्थात इस संस्कृति के लोग शिल्प कार्य में निपुण थे। अब एक मालवा संस्कृति भी आ गई। अभी जारवे गई थी, मालवा आ गई। फिर आपका इनाम गोटा में मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, मातृ देवी की। फिर आपका एक कायथा संस्कृति के एक घर में तांबे के 29 कंगन तथा 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं कायथा संस्कृति से। अब आपको इसमें से अगर कुछ भी याद न रहे तो बस एक बात तो याद रखेंगे कि नाल, कुल्ली, कायथा, आहार, मालवा, जारवे ताम्रपाषाण काली संस्कृतियां हैं। ये सभी जितनी भी संस्कृतियां दे रखी हैं ये सब के सब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमारे पास सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो हमारी वास्तव में पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी एक अगली वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा हमारा
वो सिंधु सभ्यता से संबंधित होगा, आपका आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित होगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।